हेलो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आप सबके। वेलकम बैक टू आवर चैनल बच्चों। मेरा नाम ईशान गुप्ता है और मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ सप्लाई इकोनॉमिक्स, सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स का चैप्टर है सप्लाई। तो बच्चों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सीए फाउंडेशन के अंदर इकोनॉमिक्स एंड बीसी के मैं पढ़ाता हूँ बच्चों। और इकोनॉमिक्स के अंदर आज हम ये चैप्टर करने जा रहे हैं सप्लाई का। कल हमने किया था सप्लाई का एक इंट्रोडक्शन एंड हमने इसको मूवमेंट शिफ्टिंग वगैरह सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम सप्लाई का एक टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। क्या नाम है बच्चों? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। आज पूरा का पूरा ये वाला टॉपिक करना है, तो फटाफट से जल्दी जल्दी आ जाइए, जल्दी जल्दी आ जाइए और कनेक्ट करिए बच्चों जल्दी जल्दी। क्या हाल है बच्चों आप सबके? फटाफट से बताइए मुझे। तो आज हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई करने वाले हैं बच्चों। फटाफट से जो भी बच्चे बाद में आ रहे हैं वीडियो को जाके लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले लेक्चर जब हम फाउंडेशन या इंटरमीडिएट के लेक्चर्स डालें तो आप सबके पास नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। साथ ही साथ बच्चों नेक्स्ट वीक का भी शेड्यूल आप सबके सामने है। ये देखिए बच्चों, अगले हफ्ते भी हम इसी तरीके से वीडियो सीरीज लेकर आएंगे जैसे इस हफ्ते करवाई थी। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। मंडे एंड वेडनेसडे को आपका क्यूए का क्लास होगा जो कि मयंक सर करवाएंगे। ट्यूसडे एंड थर्सडे को आपका अकाउंट्स का क्लास होगा जो कि अभिजीत सर करवाएंगे। एंड इकोनॉमिक्स की क्लास मेरे साथ होने वाली है जैसा कि अभी तक चल रही है। आप में से किसी भी बच्चे ने अभी तक हमारा टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप या फिर इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो नहीं किया है तो ये सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। जाइए और हमारे साथ कनेक्शन बनाइए ताकि आपको कोई भी डाउट्स आ रहे बच्चों आप हमें मैसेज छोड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, या फिर आप अगर छोड़ना चाहें तो व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम पे। तीनों के तीनों लिंक आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और हर रोज आपकी क्लास जो होगी बच्चों कितने बजे हो रही है? एवरी डे आपकी क्लास हो रही है 3:30 PM। तो फटाफट से बच्चों आज का लेक्चर शुरू करने वाले हैं। आज का लेक्चर शुरू करने लगे हैं। फटाफट से बच्चों थम्स अप दीजिए मुझे, बताइए यो यो। स्टार्ट करें बच्चों जल्दी से। चलिए, तो आज हम करने वाले हैं बच्चों सप्लाई का टॉपिक। और सप्लाई का टॉपिक के अंदर हम कर रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ध्यान रखिएगा बच्चों, मैंने पुराने जो लाइव लेक्चर्स करवाए थे आपको यूट्यूब पे, उसके अंदर मैंने आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का टॉपिक करवाया था और बताया था कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब हमने किया था बच्चों तो मैंने क्या समझाया था, मैं दोबारा से रिपीट करवाता हूँ। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक बड़ा कॉन्सेप्ट है और इसके अंदर अलग अलग तरीके की इलास्टिसिटी आती है। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता था? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन फैक्टर्स इफेक्टिंग डिमांड। तो पहला होता था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फिर होता था इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फिर होता था क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फिर एक और था एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इन सबको मैं प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर चुका हूं और मैंने इनके ऊपर बहुत टाइम लगाया था बच्चों। इसी तरीके से एक कॉन्सेप्ट होता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या बताता है बच्चों? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बताता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स। अब आपने अगर यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व किया हो तो मैंने सीधा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की जगह प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लिख दिया है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लिख दिया है क्यों? क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ही है। अदरवाइज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एक बड़ा कॉन्सेप्ट हो गया और उसके नीचे अलग अलग तरीके की रिस्पॉन्सिवनेस आ सकता है, बट आपके सिलेबस में बच्चों क्या है? सिर्फ और सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ सप्लाई, सॉरी। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मतलब क्या हो गया कि सप्लाई में कितना चेंज आ रहा है, सप्लाई में कितना चेंज आ रहा है ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। हमारा प्राइस चेंज होने की वजह से हमारी सप्लाई में प्रोड्यूसर बेचने के लिए कितना कम या ज्यादा तैयार हो जाएगा, उस चीज के रिस्पॉन्स को मेजर किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा बच्चों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज अ क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट है ये? दिस इज अ क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट।
इससे हमें बच्चों क्या पता लगता है कि हमारा प्राइस बदलने की वजह से सप्लाई में कितना चेंज आ रहा है। इस चीज को बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ सप्लाई ड्यू टू चेंज इन प्राइस। और इसके अंदर आपको सिर्फ प्राइस का इफेक्ट पढ़ना है और कोई भी नहीं पढ़ना, आपका सिलेबस में और कोई भी नहीं है। तो देखिए बच्चों, इधर मैं मार्क करवा रहा हूं, साथ साथ में आपने क्या करना है, अपने बुक्स के अंदर भी मार्क करना है इसको साथ साथ में। The elasticity of supply is defined as the responsiveness of quantity supplied of a good to change in its price. अब बच्चों एक और बात, अगर आप में से किसी भी बच्चे के पास सी इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल नहीं है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में जाके है। आप सी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाइए, वहां से डाउनलोड कर लीजिए और आप साथ साथ में स्टडी कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट आ रहा है तो या तो कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए या फिर आप लाइव चैट में भी छोड़ सकते हैं। ये रिकॉर्डेड सेशन चल रहा है तो आप लाइव चैट की जगह अगर कमेंट सेक्शन में छोड़ देंगे मैं जरूर रिप्लाई करूंगा उस चीज का। तो बच्चों ध्यान से सुनते जाइए। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला क्या हो गया, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो बच्चों इसका डेरिवेशन होता है, डेरिवेशन कैसे होता है वो भी समझ लेते हैं। चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय Q0 initial into 100 whole divided by change in price divided by P0 into 100। 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया तो ये हो गया Q1 माइनस Q0 डिवाइडेड बाय Q0 whole divided by P1 minus P0 divided by P0 which is equal to Q1 minus Q0 divided by Q0 into P0 divided by P1 minus P0 which is equal to Q1 minus Q0 divided by P1 minus P0 into P0 divided by Q0। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों या तो आप सिर्फ ये परसेंटेज वाले को याद कर लीजिए या इसको याद कर लीजिए, बात एक ही बैठेगी, बात एक ही बैठेगी। और बच्चों मुझे फटाफट से ये सोच के बताइए, सप्लाई और प्राइस के बीच में कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन मतलब प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस गिरेगा सप्लाई गिरेगा। तो हमेशा हमेशा और हमेशा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या आएगा बच्चों, पॉजिटिव। तो यहाँ पे नोट लिख सकते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ऑलवेज एंड ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन। इसके बीच में डायरेक्ट रिलेशन है बच्चों, प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड के लिए। तो जो मैंने वहां पे डेरिवेशन करवाया बच्चों वही वो यहाँ पे भी कर रखा है। ये थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो रखा है बच्चों, इसको ठीक कर लीजिए। ये चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस इनटू P0 डिवाइडेड बाय Q0 है, इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, ये P0 डिवाइडेड बाय Q0, ठीक है। अब बच्चों एक ना प्रॉब्लम आता है, ये प्रॉब्लम मैंने आपके साथ डिमांड के चैप्टर में भी डिस्कस किया था, मैं दोबारा से डिस्कस करता हूँ। देखिए बच्चों, देखिए ध्यान से देखिए जरा, एक मैं डायग्राम बनाता हूं। ये है सप्लाई का डायग्राम, इस तरीके से आ रहा है। ये आ गया 10 रुपए, 20 रुपए, 100 यूनिट्स, 150 यूनिट, ठीक है ना। ए पॉइंट, बी पॉइंट। बच्चों यही सेम टू सेम प्रॉब्लम मैंने कहां पे डिस्कस किया था आपके साथ, मैंने डिमांड के चैप्टर में भी डिस्कस किया था जब मैं आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझा रहा था। तो इसको दोबारा से डिस्कस करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए हम दो केस बनाने जा रहे हैं। एक तो आ गया हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं, यहां से यहां जा रहे हैं, और एक हो गया बी से ए की तरफ जा रहे हैं। प्राइस क्वांटिटी, प्राइस क्वांटिटी। जब हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो 10 से 20 रुपए हो गए, 100 से 150 क्वांटिटी हो गई। यहाँ पे क्या हो रहा है, 20 से 10 और 150 से 100। भाई दोनों में डायरेक्ट रिलेशन तो दिख रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट मैंने दोनों जगह इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकाला, जो अभी तक फॉर्मूला पड़ा था वो क्या था, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस इनटू P0 डिवाइडेड बाय Q0। अब इस वाले केस के अंदर ये हो गया P0, ये हो गया Q0, और इस वाले केस के अंदर ये हो गया P0 और ये हो गया Q0।
तो मैंने वैल्यूज पुट की, यहाँ पे कितना हो गया, चेंज इन क्वांटिटी 50 का डिवाइडेड बाय 10 इंटू P0 कितना है बच्चों, P0 कितना है यहाँ पे 10 और 100, तो ये आ गया 0.5 पॉजिटिव। सिमिलरली यहाँ पे भी जब मैंने इसको सॉल्व किया सेम मेथड से, तो चेंज इन क्वांटिटी 50, चेंज इन प्राइस 10 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 150 विच इज इक्वल टू, ये सॉल्व करके कितना आया, एक सेकेंड रुकिए मैं कैलकुलेटर पे निकाल दूं, 50 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 1500 विच इज इक्वल टू 0.66 पॉजिटिव के अंदर। अब बच्चों दोनों का जब मैंने कंपैरिजन किया, तो दोनों के अंदर ये वाला हिस्सा तो सेम ही आ रहा है, और वैल्यू में फिर फर्क क्यों आ रहा है, ड्यू टू दिस वैल्यू। जब हम A से B की तरफ जा रहे हैं या B से A की तरफ आ रहे हैं, तो दोनों वैल्यूज में फर्क क्यों आ रहा है, ड्यू टू दिस पोजीशन, इनिशियल पोजीशन P0 डिवाइडेड बाय Q0 की वजह से आपका आंसर में फर्क आ रहा है। फिर मैंने आपको समझाया था कि बच्चों ये वाला होता है पॉइंट मेथड, ये वाला होता है पॉइंट मेथड। फिर एक आर्क मेथड भी है आपके सिलेबस के अंदर। आर्क मेथड में क्या होता है, Q1 माइनस Q0 डिवाइडेड बाय P1 माइनस P0 इंटू P1 प्लस P0 डिवाइडेड बाय Q1 प्लस Q0। अब इसके अंदर क्या होता है बच्चों, इसके अंदर ये होता है कि इसे मिड पॉइंट मेथड भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ये जो इनिशियल वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू, इसका एवरेज ले लिया जाता है। क्या ले लिया जाता है बच्चों, इसका एवरेज ले लिया जाता है। तो एवरेज लेने की वजह से ये फॉर्मूला बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए, चाहे मैं फर्स्ट केस के अंदर करूं 30 डिवाइडेड बाय 250, चाहे मैं सेकंड केस के अंदर करूं, दोनों में आर्क मेथड से आंसर सेम ही निकल के आएगा। तो कितना कितना हो गया, 50 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 2500, 0.6। तो बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर मैं पॉइंट मेथड से आंसर निकाल रहा हूं, जैसे मैंने यहां पे निकाला, तो वो इस पॉइंट का आंसर निकल के आ रहा था। इस वाले केस में इस पॉइंट की इलास्टिसिटी निकल के आ रही थी 0.5। इस वाले केस के अंदर B से A की तरफ जब जा रहा था तो यहां की इलास्टिसिटी निकल के आ रही थी 0.66। जबकि आर्क मेथड से इस पूरे आर्क की इलास्टिसिटी निकल के आ रही है, इस आर्क की एवरेज इलास्टिसिटी निकल के आ रही है, जो कितनी है बच्चों, 0.6। तो अब प्रॉब्लम आती है, सर एग्जाम के अंदर तो MCQ पेपर आना है, ये लॉजिक वॉजिक तो भूल जाएंगे, आप बस ये बताइए कि एग्जाम के अंदर ये वाला मेथड फॉलो करना है या ये वाला मेथड फॉलो करना है। तो बच्चों इसके रिगार्डिंग मैं नोट लिखवाता हूं। तो देखिए बच्चों, एक हो गया आपका पॉइंट मेथड, लिख लीजिए इसको, जिसका फॉर्मूला है Q1 माइनस Q0 डिवाइडेड बाय P1 माइनस P0 इंटू P0 डिवाइडेड बाय Q0। और दूसरा हो गया आर्क मेथड, जिसका फॉर्मूला है Q1 माइनस Q0 डिवाइडेड बाय P1 माइनस P0 इंटू P1 प्लस P0 डिवाइडेड बाय Q1 प्लस Q0। अब प्रॉब्लम ये आती है बच्चों कि नोट, एग्जाम में आपका MCQ बेस्ड पेपर आ रहा है, तो आपको क्या फॉलो करना है, पॉइंट मेथड या आर्क मेथड। तो लिखिए, इफ इंस्ट्रक्शंस आर गिवन इन द क्वेश्चन, if instructions are given in the question regarding which method का मतलब arc or point is to be followed, then follow such instructions। फटाफट से बच्चों ये याद आ रहा होगा, ये डिमांड के चैप्टर में भी मैंने आपको यही नोट लिखवाया था। इफ नो इंस्ट्रक्शंस आर गिवन, first priority is given to arc method and second priority is given to point method।
तो ये चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, ये बहुत जरूरी नोट है क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड पेपर आता है आपका और नेगेटिव मार्किंग भी है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ पे फॉलो करनी है। अगर आपका क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर रखा है आर्क या पॉइंट, तो आप वो फॉलो करिए। अगर कुछ स्पेसिफाइड नहीं है तो फर्स्ट प्रायोरिटी आर्क मेथड को जाएगी एंड सेकंड प्रायोरिटी पॉइंट मेथड को। होपफुली यहाँ तक आप सबको क्लियर होगा ये, होपफुली आप सबको यहाँ तक क्लियर होगा ये। अगर क्लियर है तो बताइए यो यो, फटाफट से बच्चों, फटाफट से यहाँ तक कॉपी कर लीजिए जल्दी से इसको। और अगर क्लियर है तो फटाफट से टाइप करके बताइए। कोई भी डाउट्स आ रहे बच्चों तो कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए, या फिर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे या फिर टेलीग्राम पे। सारे के सारे लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। जरूर वीडियो को लाइक करते जाइए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए फटाफट से बच्चों, जल्दी जल्दी। तो बच्चों पिछले पेज पे तो हमने मार्क कर लिया था सारा, ठीक है। ये तो पॉइंट मेथड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये पॉइंट मेथड आ गया। नेक्स्ट पेज पे आ रहे हैं, ये देखिए पॉइंट मेथड का एक एग्जांपल है, बड़ा ही सिंपल सा। आप इसको रीड कर लेंगे, अगर करना होगा तो रीड कर लेंगे। टाइप्स ऑफ सप्लाई इलास्टिसिटी में 2 मिनट में करवाता हूं। ये रहा आर्क मेथड बच्चों, थोड़ा आगे करेंगे आर्क मेथड। ये रहा आर्क मेथड आपके सामने, ये रहा उसका इक्वेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा। आर्क मेथड, इसे मिड पॉइंट मेथड भी बोलते हैं, या फिर एवरेज मेथड भी बोल सकते हैं, तो अलग अलग नाम होगा, ठीक है ना। यहां तक तो हमारा हो जाता है। इक्विलिब्रियम प्राइस बच्चों, ये वाला टॉपिक अभी पेंडिंग कर दीजिए। जब मैं आपको चैप्टर नंबर 4 करवाऊंगा ना, तब ये वाला कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक बच्चों, एक ना यहाँ पे सप्लाई फंक्शन का एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। कभी कभार इसमें से भी 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको भी समझ ले। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे ना एक इक्वेशन गिवन है, Q इज इक्वल टू -100 प्लस 10p। इसे बोलते हैं सप्लाई फंक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों इसे? सप्लाई फंक्शन। और कह रहे हैं फाइंड आउट द प्राइस इलास्टिसिटी यूजिंग पॉइंट मेथड व्हेन प्राइस इज 15। आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालना है। तो देखिए बच्चों, इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है? प्राइस क्वांटिटी 15 रुपए, ये P0 हो गया। अब 15 रुपए को हमने इस इक्वेशन में डाला, तो इक्वेशन सॉल्व करके कैसे निकलेगा? -100 प्लस 10 इंटू 15 विच इज इक्वल टू 50। ये हो गया Q0। दोबारा से, ये प्राइस को हमने इस इक्वेशन में डाला, तो क्वांटिटी कितना निकल के आ गया? 50 यूनिट्स का, 50 यूनिट्स का, ठीक है बच्चों। फिर कोई भी प्राइस हमने एक अज्यूम कर लिया, कोई भी प्राइस एक और अज्यूम कर लिया, कोई भी, तो हमने 20 अज्यूम कर लिया, तो फिर इस 20 को इस इक्वेशन में डाला, ये निकल के आ गया 100। कैसे निकल के आ गया? -100 प्लस 10 इंटू 20, ये हो गया Q1, ये हो गया P1। अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं बच्चों, तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस इंटू P0 डिवाइडेड बाय Q0 विच इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी हो गया 50, चेंज इन प्राइस हो गया 5 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 50। कैंसिल आउट होके ये कितना निकल के आ गया बच्चों? आंसर इज इक्वल टू 3 प्लस 3। तो इसको सॉल्व करने का तरीका है ये। कभी कभार सप्लाई फंक्शन पे बेस्ड भी क्वेश्चन आ जाता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का, तो आप इसको फटाफट से कॉपी कर लीजिए। 2 मिनट लगाइए, जल्दी से इसको फटाफट से कॉपी कर लीजिए, ठीक है ना बच्चों। चलिए, एक और छोटा सा टॉपिक है, टाइप्स ऑफ सप्लाई। टाइप्स ऑफ सप्लाई, जैसे बच्चों हमने किया था ना टाइप्स ऑफ डिमांड इलास्टिसिटी, वैसे ही है टाइप्स ऑफ सप्लाई। देखिए, ये देखिए, हाँ, ये परफेक्टली इलास्टिक आ गया ना, पीछे से शुरू करते हैं। परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, इसके लिए क्या होता है बच्चों? यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 0, यानी कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल टू 0। सप्लाई का क्वांटिटी उतना ही रहेगा, चाहे प्राइस इंक्रीज हो चाहे प्राइस डिक्रीज हो। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, दिस इज परफेक्टली इन इलास्टिक।
और सप्लाई कर्व इज पैरेलल टू y एक्सिस। नेक्स्ट आता है रिलेटिवली लेस इलास्टिक या फिर इनइलास्टिक या सिंपली लेस इलास्टिक। यहां पे क्या होता है बच्चों, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इसे लेस इलास्टिक बोलते हैं। या फिर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1। इस चीज के रिगार्डिंग नेक्स्ट पेज पे डायग्राम बना हुआ है बच्चों, ये देखिए, ये रहा डायग्राम। अगला आता है रिलेटिवली ग्रेटर की जगह यूनिट इलास्टिक। अब बच्चों सीक्वेंस देख रहे हैं, पहले इक्वल टू 0, फिर लेस देन 1, अब यहां पे क्या होगा, इक्वल टू 1, इलास्टिसिटी सप्लाई इक्वल टू 1। इसे यूनिट इलास्टिक के साथ साथ यूनिटरी इलास्टिक भी बोल सकते हैं। पहले 0 था, उसे क्या बोल रहे थे, परफेक्टली इनइलास्टिक, फिर लेस देन 1 लेस इलास्टिक, फिर यूनिटरी इलास्टिक। हेयर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, दोनों का चेंज जो है वो बराबर होगा। और यहां पे बच्चों एक नोट लिख लीजिए, whenever elasticity of supply is equal to 1, the supply curve shall always pass through origin। अगर इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होगा तो सप्लाई कर्व हमेशा ओरिजिन से पास करेगा, हमेशा 0 लेवल से पास करेगा। तो हमेशा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू 1 है, यूनिटरी इलास्टिक है, तो वो हमेशा 0 से पास करेगा, बात खत्म। ठीक है बच्चों, ये कहीं पे लिखा मिलेगा नहीं, बट ये रूल एप्लीकेबल होता है, ये हमेशा रूल ट्रू फॉल करता है। हो सकता है आपने जब 11th या 12th में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा हो तब ये वाला रूल पढ़ा हो, अगर नहीं पढ़ा है तो इसको लिख लीजिए, बस एमसीक्यू में एक क्वेश्चन आ जाएगा, तो ध्यान रहना चाहिए। चौथा टाइप आता है बच्चों रिलेटिवली इलास्टिक। रिलेटिवली इलास्टिक का मतलब क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1, या फिर हम इसको कह सकते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसे मोर इलास्टिक भी बोल सकते हैं या फिर सिंपली इलास्टिक भी बोल सकते हैं। अब यहां पे देखिए, चेंज इन क्वांटिटी ज्यादा है चेंज इन प्राइस से, समझ पा रहे हैं बच्चों। और लास्ट आता है परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। Here elasticity of supply is equal to infinite and supply curve is parallel to x axis। समझ पा रहे हैं बच्चों। कोई भी बच्चों डाउट्स आ रहा हो आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में जाके छोड़ दीजिए कमेंट, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। और इसी के साथ बच्चों आपका सप्लाई का टॉपिक कंप्लीट होता है। होपफुली आप सबको समझ में आया हो। बट अभी लेक्चर बच्चों खत्म नहीं हुआ, 2 मिनट रुकिए और इधर सुनने पे ध्यान दीजिए कि अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ है, अभी इधर सुनिए बच्चों। चैप्टर नंबर 2 जो है इसके 3 पार्ट्स हैं, डिमांड, सप्लाई एंड कंज्यूमर बिहेवियर। जो बच्चे मुझसे अलग से पढ़ रहे हैं, मतलब कि जो बच्चे मुझसे लाइव सेशंस में पढ़ रहे हैं अदर देन यूट्यूब, जो मेरे इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हैं, उन सबको तो मैंने ये सब कुछ कंप्लीट करवा दिया है। सभी स्टूडेंट्स का कंज्यूमर बिहेवियर भी हो चुका है, डिमांड भी हो चुका है, सप्लाई भी हो चुका है। जो बच्चे ये यूट्यूब क्लासेस देख रहे हैं उनका कहीं ना कहीं मैंने पहले कंप्लीट करवा रखा है कंज्यूमर बिहेवियर वगैरह। कंज्यूमर बिहेवियर आपने 11th या 12th सीबीएसई में भी कर रखा होगा। अब बच्चों हमारे पास ना थोड़ा टाइम शॉर्ट है, इस चक्कर में मैं आपका स्ट्रैटेजी थोड़ा सा बदल रहा हूँ। जो बच्चे मेरे साथ सिर्फ यूट्यूब से कनेक्टेड है वो ध्यान से सुनना, जो बच्चे मेरे साथ अदरवाइज कनेक्टेड है, जैसे कि जो मेरे इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हैं, एम इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हैं जो मेरे से पढ़ रहे हैं, उनका तो मैं पूरा कोर्स कंप्लीट करवा चुका हूँ इस चैप्टर का। तो बच्चों आपने इसके बाद क्या करना है, लेक्चर खत्म होने के बाद फटाफट से कंज्यूमर बिहेवियर एक बार रिवाइज कर लेना है जिन बच्चों ने नहीं कर रखा। और सभी बच्चों ने चैप्टर नंबर 2 के बैक क्वेश्चंस करवाने हैं। ये बैक में एमसीक्यू क्वेश्चंस गिवन है बच्चों, प्रैक्टिस क्वेश्चंस गिवन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। इनको बैठ के जरूर कर लीजिए, जरूर कर लीजिए।
जब आप इन क्वेश्चंस को बैठ के करेंगे ना, सेल्फ इवेल्युएशन करेंगे, तब जाके आपको समझ में आएगा कि आपके कॉन्सेप्ट्स वीक कहाँ पे हैं। किसी भी बच्चे को कहीं भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो जरूर मुझे बताइए कि सर इस क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, मुझे व्हाट्सएप ड्रॉप कर दीजिए, या फिर इंस्टाग्राम पे ड्रॉप कर दीजिए मैसेज, या फिर आप मतलब टेलीग्राम पे ड्रॉप कर दीजिए, कहीं पे भी ड्रॉप कर दीजिए। उन सबके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं। तो किसी भी बच्चे को दिक्कत आ रही है आप मुझे बताइए, मैं आपके डाउट्स क्लियर करके दूंगा, बट ये एक्सरसाइज जरूर करिए। चैप्टर नंबर 2 आपका कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर नंबर 2 फटाफट से रिवाइज करिए। रिवाइज करते ही आपने ये एमसीक्यू क्वेश्चंस करने हैं, लगभग 100 क्वेश्चंस होंगे। अब जैसे मैं बोलता हूँ 100 क्वेश्चंस होते हैं, बच्चे तो घबरा जाते हैं कि सर 100 क्वेश्चंस करने। बच्चों 100 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थोड़ी ना है, 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस है। तो 100 एमसीक्यू क्वेश्चन में कितना टाइम लगेगा? आधा मिनट भी नहीं लगेगा अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फटाफट से 108 क्वेश्चन है। आपने क्या करना है, ये वीडियो खत्म होते ही बच्चों एकदम मोटिवेशन के साथ, एकदम जोश के साथ आपने ये चीज करनी है। ध्यान रखिएगा, हमारा टारगेट ये है कि हमने नवंबर 2020 एग्जाम क्रैक करना ही करना है। तो अगर आपको वो चीज क्रैक करनी है तो आपको ये प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। अगर आप एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम आएगी, और प्रॉब्लम आएगी तो पेपर क्लियर करने में दिक्कत हो जाएगी। तो बच्चों मेरा सिर्फ आप सबसे ये अपील है कि जैसे ही ये लेक्चर खत्म हो, अगर आपके कोई डाउट्स वगैरह हैं तो आप मुझे मैसेज के थ्रू, कमेंट्स के थ्रू बताइए, मैं आपके डाउट्स क्लियर करके दूंगा। अगर आपके डाउट्स हैं या नहीं है, आप ये क्वेश्चन जरूर करिए बैठ के। इसके अंदर आपके भर भर के डाउट्स आने के पूरे चांस है, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, हो सकता है कई बच्चे फर्स्ट टाइम कर रहे हो। जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। तो ऑल राइट बच्चों, इसी के साथ मैं आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करता हूँ। होपफुली आप सबसे नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी, और हमारा शेड्यूल बच्चों एवरी डे 6 डेज अ वीक 3:30 इस चैनल पे मुलाकात होगी आपके साथ। ठीक है बच्चों, रेगुलर रहिए, रेगुलर। आपका कोर्स बहुत बढ़िया तरीके से कंप्लीट होगा यूट्यूब के ऊपर, बस आपको रेगुलर रहना है और जो हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं आपको उसको फॉलो करना है। तो अब मंडे को मुलाकात होगी, मंडे को मयंक सर आएंगे आप सबको पढ़ाने के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। आप सभी रेडी रहिए बच्चों, मिलते हैं आपसे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय।